विज्ञान और हम में आप सबका स्वागत है। प्रजनन की यह तीसरी क्लास चल रही है। पौधों में अलैंगिक प्रजनन के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज हम जानेंगे कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन क्या है, उसके बारे में आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पौधों में होने वाला एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। कायिक जो शब्द है वो बना है काया से। काया का अर्थ होता है शरीर और उसी से बना है कायिक। तो क्या है कि नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि नेचुरल मेथड कौन कौन होते हैं, जो है प्राकृतिक मेथड विधि कौन कौन सी होती है और उसके बारे में हम जानते हैं। बाय रूट्स यानी कि जड़ों के द्वारा कुछ पौधे जो होते हैं जैसे शकरकंद, स्वीट पोटैटो, डहलिया आदि में क्या होता है कि खाद्य पदार्थों के जमा होने के कारण उसके जड़ों में क्या होता है, कंद यानी कि ट्यूब्स का निर्माण हो जाता है और इनमें ही क्या विकसित होती है, कलिका इनकी वड विकसित हो जाती है। और जब इनको मिट्टी में हम लगा देते हैं तो इनसे क्या होता है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा क्या होता है, नए जीव का निर्माण होने लगता है। आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे कि यह शकरकंद के है और इसके जड़ों में इस तरह से ये कंद के तरह, ये ट्यूब की तरह निकली हुई होती है और इसी को हम अगर तोड़कर फिर ज़मीन में लगा देंगे तो फिर इससे नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। यह डहलिया का है। इस तरह से इसके जड़ों को अगर आप उखाड़ के देखेंगे तो इस तरह से ये ट्यूब कंद जो है दिखाई पड़ेगा और इसको फिर हम अगर अलग से निकाल के लगा देंगे ज़मीन में तो फिर इससे भी एक नए पौधे का निर्माण, इससे नया पौधा क्या हो जाएगा, इससे नया पौधा एक विकसित हो जाएगा। बाय स्टीम यानी कि तना के द्वारा जब नए पौधों की उत्पत्ति तनों से जड़ निकलने के बाद होती है तो इस प्रकार का जो विधि हम लोग देख सकते हैं। दूब के जो घास होते हैं उसमें आप देख सकते हैं तने द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, जलकुंभी, पुदीना में देख सकते हैं। कुछ भूमिगत तना जैसे आलू, प्याज, हल्दी, अदरक आदि में भी इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। यह स्ट्रॉबेरी का पौधा है। स्ट्रॉबेरी का पौधा भी लत टाइप का होता है उसमें, और उसका एक लत हम टहनी उसको अगर मिट्टी में दबा देंगे इस तरह से तो उसमें भी इस तरह से जड़ें निकलने लगेंगी और फिर उससे एक नया पौधा निकल जाएगा। अगर यहाँ से हम इसको काट भी दें तो कोई दोनों पौधा जीवित रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें दोनों में क्या है कि जड़ें निकली होती है और फिर इसमें फल वगैरह भी जल्दी आने लगते हैं। यह आलू का कंद आप देख रहे हैं, बहुत दिनों तक अगर आलू रह जाता है तो उसे छोटी छोटी कलियां टाइप की निकल आती है। अगर उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर रखा जाए तो फिर उसमें से पत्तियां निकलने लगती है। तो इसी को ही हम अगर इसको रोप देंगे, इसको काट कर भी अगर हम रोप देंगे जहाँ जहाँ से ये वर्ड निकले हैं, ये कली निकली है, तो उससे फिर एक नया पौधा फिर उसमें विकसित होने लगता है। तो पत्तियों के द्वारा कुछ पौधों की पत्तियों में कलियाएँ विकसित हो जाती है जिनसे कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन होता है, जैसे पत्थर चट्टा इनकी ब्रायोफिल्म जिसको बोलते हैं। सभी के बगीचों में इस तरह के पौधे आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। इसकी पत्तियां काफ़ी मोटी होती है, मांसल टाइप की होती है। जब यह पूर्ण विकसित हो जाती है इसकी पत्तियां तो इसके पत्तियों के ये जो सिरे हैं इसमें से छोटी छोटी पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, इसमें जड़ें भी निकल जाती है और यह जहाँ जहाँ गिरती है फिर उससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। नए पौधे के रूप में यह फिर पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। इसको क्या आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कुछ कृत्रिम विधियां भी होती हैं जिसके द्वारा हम ये कायिक प्रवर्धन करते हैं। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। कटिंग यानी कि कर्तन लगाना। हम किसी भी छोटे जैसे फूलों के पौधों के टहनियों को हम इस तरह से लगा सकते हैं या लगाते भी हैं और देखेंगे कि कुछ दिन बाद फिर उसमें जड़ें निकल आती हैं और नए नए पौधे निकल आते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कटिंग बोलेंगे यानी कि कर्तन लगाना बोलेंगे। यह काफ़ी सरल होती है और इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं होता है और इसको हम आसानी से घर पर कर सकते हैं। इस जैसे कि गुलाब, गन्ना, बैगनवेलिया, अंगूर, कैक्टस, गुलदाउदी आदि पौधों में इस तरह की स्टीम कटिंग के द्वारा हम लोग नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। लेयरिंग यानी कि दाब लगाना। दाब लगाना का अर्थ होता है जब कोई ये जो टहनी होती है उस टहनी को फिर हम मिट्टी में दबा देते हैं, है ना। तो इसको क्या, ये दो टाइप की होती है, एक माउंट लेयरिंग और एक एरियल लेयरिंग।
इसको मिट्टी में दबा देते हैं तो फिर यहाँ से जड़ें निकलना शुरू हो जाती है और यह एक नए पौधे का निर्माण यहाँ से हो जाता है। अब इसको हम काट के इसको जड़ों सहित कहीं और भी लगा सकते हैं जिससे कि एक नया वो पौधा बन जाता है। और एक होती है एरियल लेयरिंग। एरियल लेयरिंग मतलब होता है कि किसी पौधे की टहनी में हम गीली मिट्टी का एक पट्टी बना देते हैं और इसको हम कुछ हफ्तों के लिए छोड़ देते हैं, इसमें पानी वगैरह डालते रहते हैं और हम वहाँ देखेंगे कि मिट्टी जहाँ हमने लगाया है यहाँ से ना जड़ें होने लगती है और जब जड़ें पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो फिर हम इसको यहाँ से काट के इसको अलग रूप से कहीं लगा सकते हैं और इससे जल्दी ग्रोथ हो जाता है। बीज की तुलना में बीज लगने में फिर बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हम इस तरह से लेयरिंग करके भी हम बगीचे की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। दाब के द्वारा हम चमेली, स्ट्रॉबेरी, नींबू, अमरूद, गुड़हल, बैगनबोलिया आदि अनेक तरह के फूल फलों के पौधों को हम लोग इस तरह से फिर नए पौधों में विकसित कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग, कलम बांधना, आप लोग इसका सुने होंगे नाम, कलम बांधते हैं। ये काफ़ी हम लोग घरों में भी प्रयोग करते हैं। कलम बांधने में क्या होता है कि इस विधि में जो क्या होता है कि फलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। दो विभिन्न प्रकार के पौधों के कटे तनों को एक साथ इसमें क्या किया जाता है, इस तरह से इसके एक ही प्रजाति के दो पौधों को इस तरह से काटा जाता है कि ये दोनों आसानी से जुड़कर अकेले पौधे के रूप में विकसित हो जाए। कलम बांधने के लिए जो दो पौधों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें से एक पौधा जड़युक्त होता है, यहाँ देख रहे होंगे इसमें जड़ें लगी हुई है, और एक क्या होता है, स्टॉक होता है, इनकी उसकी टहनी होती है। फिर इनको एक सेक्शन में काटा जाता है और फिर उसको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि उसकी जो मतलब उसका जो बॉडी है वो पूर्ण तरीके से मिल जाए। फिर हम इसको क्या करते हैं कि दोनों को कपड़े से कसकर बांध देते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों कटे हुए भाग एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ जाता है। ये स्टॉक जो होती है, इनकी स्कन जो होती है, पौधे को जल और खनिज उपलब्ध कराता है क्योंकि ये मिट्टी से जुड़ी हुई होती है। इस तरह से जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो इसमें पत्तियाँ, फल फूल आदि का इसमें निर्माण होने लगता है। तो ये सेब में, नाशपाती में, खुबानी में आदि फलों में, नींबू, नारंगी में भी इस तरह का कलम बांधा जाता है। आम में भी कलम बांधा जाता है। तो इससे जो होती है फलों की गुणवत्ता जो होती है, यहाँ आप देख रहे होंगे फलों की जो गुणवत्ता होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी भी होती है। तो ये हम घर में भी आमतौर पर इस कलम बांध कर हम करते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के क्या लाभ होते हैं? इस क्रिया द्वारा पौधों के वांछनीय गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि जिस पौधे के जो ओरिजिनल गुण होते हैं उन गुणों को हम इन विधियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी उसको सुरक्षित रख सकते हैं। बीज रहित पौधे जैसे गुलाब, केला, अंगूर, गन्ना, चमेली आदि का उत्पादन हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन द्वारा भी कर सकते हैं। कर्तन या कलम विधियों से फूलों तथा फलों के पौधों का उत्पादन अधिक किया जा सकता है। अगर कर्तन या कलम विधि से हम लगाएं तो फूलों और फलों के उत्पादन में जो है उसको हम बढ़ा सकते हैं। और यह एक आसान, कम खर्चीली और तेज़ी से उत्पादन होने वाली विधियाँ होती है। बीज के मुताबिक ये जो विधियाँ हैं ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करती है और इसमें फल फूल जो है वो जल्दी आ जाते हैं बीजों की तुलना में। एक और विधि है टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संवर्धन। इस विधि में जनक पौधों के ग्रोइंग टिप्स के उत्तक के छोटे टुकड़ों को अलग कर लिया जाता है। जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं यानी कि अग्रशीर्ष से उसके उत्तक को ही अलग किया जाता है। इन टुकड़ों को उपयुक्त संवर्धन माध्यम यानी कि सूटेबल कल्चर मीडियम में रखा जाता है। एक खास प्रकार के संवर्धन टिश्यू कल्चर वाले माध्यम में, सॉल्यूशन में रखा जाता है। उत्तक की कोशिकाएं जो होती है तेजी से विभाजित होकर कोशिकाओं का एक समूह बना लेती है, जिसको क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं, है ना। कैलस को एक दूसरे पादप हार्मोन युक्त संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक जार से फिर हम दूसरे जार में पादप हार्मोन युक्त एक संवर्धन माध्यम होता है, उसमें हम इस कैलस को फिर उसमें रख देते हैं, है ना। और हार्मोन से प्रेरित होकर
यहाँ पादप हार्मोन को हम लोग डाला गया है, तो क्या कहता है कैलिस में क्या होता है कि जड़ और तना का विकास जल्दी से होने लगता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को पादपक यानी कि प्लांटलेट कहते हैं। एक कैलिस में कई पादपक उगाते हैं जिन्हें अलग कर भूमि में लगा दिया जाता है, जहां वे विकसित होकर पूर्ण पौधे बन जाते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि इसके किसी पौधे के ग्रोइंग टिप से उसके उत्तकों को निकाला जाता है, फिर उसको एक संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, जहां यह इसके जो उत्तकें होती है, इसकी कोशिकाएं जो होती है तेजी से ग्रोथ करती है और इसको क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। फिर इस कैलस को दूसरे जार में हम रख देते हैं जिसमें कि पादप हार्मोन उसमें डाला जाता है और यह कैलस जो है यह जल्दी से ग्रोथ करती है, फिर इसमें जड़ें निकलने लगती है और इस कैलस से बहुत सारे अनेक सारे पादपक प्लेटलेट निकलती है और फिर हम इन सारे पादपों को अलग करके फिर हम इसको एक प्लांट के रूप में विकसित कर सकते हैं। अंतः उत्तक संवर्धन वह विधि है जिसके द्वारा जनक पौधे की कोशिकाएं या उत्तकों को अलग कर उन्हें जो चाहिए पादप हार्मोन उस माध्यम में रखकर हम नए पौधों का निर्माण या उत्पादन कर सकते हैं। कई प्रकार के पौधे जैसे डहलिया, ऑर्किड, गुलदाउदी आदि में भी उत्तक संवर्धन के द्वारा इस तरह की विधि से उसका उत्पादन कर उसको पूर्ण रूप से विकसित किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि किस प्रकार से पौधों में अलैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है, कायिक प्रवर्धन रूट्स के द्वारा, स्टेम्स के द्वारा, लिप्स के द्वारा, कुछ आर्टिफिशियल भी होती है जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। इन तकनीकों को हमने जाना, टिश्यू कल्चर और ये किस प्रकार होती है, ये इन सबों के बारे में हमने आज इस चैप्टर को हम लोगों ने कवर किया। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।